एंगुलर में डेटा को फ्लो कैसे करा सकते हैं। मान लीजिए कि कई सारे कंपोनेंट आपके एंगुलर एप्लीकेशन में है और उनके बीच में कोई रिलेशनशिप है, पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप है, तो कैसे आप पेरेंट से चाइल्ड में डेटा को फ्लो करा सकते हैं या फिर चाइल्ड से पेरेंट में कैसे डेटा फ्लो करा पाएंगे। अगर मान लीजिए कि बहुत सारे कंपोनेंट हैं, मल्टीपल कंपोनेंट है, उन सारे कंपोनेंट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप नहीं है, तब फिर डेटा कैसे फ्लो कराएंगे। और कैसे आप सपोज दैट आपका रिक्वायरमेंट कुछ इस प्रकार है कि एक कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट के थ्रू मल्टीपल कंपोनेंट में डेटा फ्लो कराएंगे और एट द सेम टाइम मीन्स डेटा को ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। मतलब एक कंपोनेंट में डेटा को चेंज कर दिए उसके वैल्यू को, और मल्टीपल कंपोनेंट में सेम डेटा जो है रिसीव हो जाएगा, अपडेटेड डेटा ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। तो उन सारे चीज़ों को इस पार्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एंगुलर में, क्योंकि आपको एंगुलर में डेटा के साथ डील करना होता है। अगर डेटा के साथ डील करना और डेटा फ्लो अगर सीख लिए तो बहुत ही यूजफुल हो जाता है। और फिर ओके, तो चलिए डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। इनपुट, सबसे पहले इनपुट को समझेंगे, देन आउटपुट को। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जब पेरेंट से चाइल्ड में जब डेटा को फ्लो कराएंगे तो थ्रू इनपुट डेकोरेटर, ठीक है, याद रखिएगा, पेरेंट टू चाइल्ड इनपुट डेकोरेटर। तो कैसे, तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि ये हमारा पेरेंट है, राइट। ऐप कंपोनेंट डॉट HTML ये हमारा पेरेंट है। इसमें मैं एक कंपोनेंट यूज किया हुआ हूँ, उस कंपोनेंट का नाम है चाइल्ड कंपोनेंट। ये हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है। चाइल्ड कंपोनेंट क्या होता है कि जिस भी कंपोनेंट में अगर दूसरा कंपोनेंट को कॉल करते हैं थ्रू द सेलेक्टर, दूसरा कंपोनेंट को कॉल करेंगे तो यहाँ पे इसको बोलते हैं चाइल्ड कंपोनेंट। और जो जिस कंपोनेंट में कॉल कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं पेरेंट कंपोनेंट। तो पेरेंट और चाइल्ड, आपको उसमें कंफ्यूज मत होइए कि पेरेंट किसको बोलेंगे, चाइल्ड किसको बोलेंगे। नाउ अब हम ऐप चाइल्ड में आ गए। ऐप चाइल्ड में आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ पैरामीटर वगैरह पास किया गया है। तो कैसे पास करेंगे, और पेरेंट से चाइल्ड में कैसे डेटा को पास करेंगे, तो उसको पास करने के लिए यहाँ पे देखिए पेरेंट काउंट के वैल्यू मैं पेरेंट पास किया हूँ, तो उसको हम ऐसे पास कर सकते हैं। सपोज दैट पेरेंट काउंट का वैल्यू है और हमको पास करना है, तो हम पेरेंट काउंट लिखेंगे और यहाँ पे पेरेंट लिख देंगे। तो क्या हो गया, यहाँ पे देखिए उसका आउटपुट भी दिखाई दे रहा होगा, दिस डेटा इज कमिंग फ्रॉम द पेरेंट कंपोनेंट। और क्या डेटा आ रहा है, पेरेंट, क्योंकि जो मैं डेटा पास करूँगा वो डेटा यहाँ पे आएगा। तो मैं पेरेंट 1 कर दूंगा तो आप देख सकते हैं पेरेंट 1 आ गया। तो डेटा यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ यहाँ से, और डेटा हमारा, ये हमारा मेन कंपोनेंट, ओके, ऐप कंपोनेंट डॉट HTML ये हमारा मेन कंपोनेंट है, पेरेंट कंपोनेंट है। तो पेरेंट से डेटा को हम फ्लो करा पा रहे हैं चाइल्ड में, मीन्स ऐप चाइल्ड में। ये हमारा ऐप चाइल्ड कंपोनेंट है, ये हो गया। अच्छा, सपोज दैट हम यहाँ पे ऐसे भी डेटा को पास करा सकते हैं थ्रू प्रॉपर्टी बाइंडिंग। प्रॉपर्टी बाइंडिंग में करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, ये हमारा जो पेरेंट है ना, ये हमारा वेरिएबल होना चाहिए। अगर ये वेरिएबल नहीं है तो हमको यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग अगर पास करना है तो यहाँ पे हमको सिंगल कोट में लिखना पड़ेगा। सिंगल कोट में लिखेंगे तब ये पास होगा, तो वरना जो है ये पास नहीं होगा। तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैं पेरेंट यहाँ पे पास किया, तो एट द सेम टाइम ऐप कंपोनेंट डॉट HTML में पेरेंट का वैल्यू मैं निर्धारित किया हुआ हूँ। पेरेंट का वैल्यू 10 है, दैट्स वाई यहाँ पे 10 यहाँ पे आ रहा है, ओके। तो इस तरह से आप जो है पास कर सकते हैं। तो डेटा को तो पेरेंट में पास कर दिए थ्रू चाइल्ड, ओके, बट उसको रिसीव कैसे करेंगे। चाइल्ड में ऐसे पास कर देने से तो यहाँ पे नहीं आएगा ना, उसको रिसीव करना पड़ेगा। तो थ्रू द इनपुट डेकोरेटर हम लोग रिसीव कर सकते हैं। तो चलिए चाइल्ड कंपोनेंट में क्विकली जाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे इनपुट डेकोरेटर यूज किया गया है, और सबसे पहले एंगुलर कोड लाइब्रेरी से इनपुट डेकोरेटर इंपोर्ट करना पड़ेगा, देन उसको आप यूज कर सकते हैं। इनपुट डेकोरेटर जस्ट इसका बेसिक सिंटैक्स है @input ऐसे करके लिख दीजिए, और वेरिएबल जो वेरिएबल से आप रिसीव कर रहे हैं, ओके। तो किससे रिसीव कर रहे हैं, तो ऐप कंपोनेंट डॉट HTML में यहाँ पे नोटिस करेंगे, यहाँ पे पेरेंट काउंट है और पेरेंट काउंट आपने यहाँ से पास कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पेरेंट काउंट पास किया और यहाँ पे पेरेंट काउंट आपने रिसीव कर लिया। कैसे रिसीव किया, तो थ्रू इनपुट डेकोरेटर। जस्ट आपने यहाँ पे @input लिखा और ये
पेरेंट काउंट लिखा और पेरेंट काउंट मेक श्योर कि यहाँ पर भी वही सेम होना चाहिए। ओके, आप एज अ प्रॉपर्टी बाइंडिंग यूज कीजिए या फिर नॉर्मल ऐसे करके पास कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप प्रॉपर्टी बाइंडिंग यूज करेंगे तो यहाँ पे आप यहाँ पे वेरिएबल यूज कर सकते हैं। ओके, आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि क्या स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज करके भी तो हम वेरिएबल पास कर सकते हैं? यस, बट होगा क्या दोस्तों कि अगर एज अ प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रॉपर्टी बाइंडिंग यूज कीजिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि सपोज एट 1 इज इक्वल टू 1 हो गया, तो 1 इज इक्वल टू 1 तो ट्रू होता है। ओके, तो अगर ट्रू पास किए तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? एज ए स्ट्रिंग जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1 एज ए स्ट्रिंग जाएगा अगर नॉर्मली अगर आप पास करेंगे तो। अगर आप यहाँ पे एट्रीब्यूट बाइंडिंग यहाँ पे यूज कर दिए, प्रॉपर्टी बाइंडिंग यूज कर दिए, तो यहाँ पे एज अ वेरिएबल और वेरिएबल का वैल्यू वहाँ पे जाएगा, तो दैट्स इंटरेस्टिंग थिंग। ओके, नाउ आप ये समझ गए कैसे आप इनपुट के थ्रू इनपुट डेकोरेटर डेटा को पास कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। पास करना है कोई भी XYZ आप अपने नाम अपने अकॉर्डिंग नाम रख लीजिए और वहाँ पे डेटा को पास कर दीजिए, वेरिएबल को पास कर दीजिए। और बेटर ये होगा कि आप यहाँ पे प्रॉपर्टी बाइंडिंग यूज करके वेरिएबल को पास कर दीजिए और इस जगह पे वेरिएबल को रिसीव कर लीजिए। सिंपल है। ओके, तो थ्रू इनपुट डेकोरेटर दैट्स इट। अब मैं रिसीव तो कर लिया, अब देखिए पेरेंट काउंटर में पेरेंट काउंट रिसीव कर दिया, बट उसको हम कहीं डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो डिस्प्ले कराने के लिए सिंपल है, कंपोनेंट में गए, चाइल्ड कंपोनेंट में, और यहाँ पे पेरेंट काउंट यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं। तो पेरेंट काउंट यहाँ पे फिलहाल देख सकते हैं 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 यहाँ पे आ गया, डेटा फ्लो हो गया। नाउ अब हम समझेंगे आउटपुट डेकोरेटर, कैसे आप चाइल्ड से पेरेंट में डेटा को पास कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना और समझना। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है। तो चाइल्ड कंपोनेंट में आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ से हम वैल्यू को सेंड करना चाहते हैं पेरेंट में। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। मैं दोबारा से क्लिक किया तो वैल्यू 2 हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं कि चाइल्ड से डेटा को भेज रहे हैं पेरेंट में, और पेरेंट अगर डेटा को भेजेंगे तो कहीं ना कहीं तो यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे UI में उसको एक्सेस कर रहे हैं, उसको आपको शो करा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इस क्लिक इवेंट पे डेटा फ्लो हो रहा है पेरेंट में। कैसे, अब चलिए समझते हैं। तो देखिए हम जाएंगे यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट में अभी हूँ, राइट। तो चाइल्ड कंपोनेंट और TS फाइल में मैं आ गया। यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, डेटा को फ्लो कराने के लिए 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगा। पहला आपको आउटपुट डेकोरेटर और दूसरा इवेंट एमिटर, ठीक है। इवेंट एमिटर ताकि वैल्यू को आप ब्रॉडकास्ट कर सकें, सेंड कर सकें, इमिट कर सकें, तो उसके लिए इवेंट एमिटर चाहिए। इवेंट एमिटर और आउटपुट दोनों को आप एंगुलर कोड लाइब्रेरी से सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट नहीं करेंगे तो आपका काम नहीं करेगा। ओके, ये समझ गए। तो यहाँ पे आउटपुट डेकोरेटर यहाँ पे यूज किया गया है, और आउटपुट डेकोरेट, और ये वैल्यू चेंज क्या है मैं भी थोड़ी देर में बता रहा हूँ दोस्तों। इवेंट एमिटर, ठीक है। तो जो मैं इवेंट एमिटर में किया था उसका एज अ ऑब्जेक्ट मैं व्यू चाइल्ड कर दिया। ओके, व्यू चाइल्ड कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जब आप ऐप कंपोनेंट और पेरेंट में जाएंगे तो मैं व्यू चेंज, ओके, व्यू चेंज को जो है मैं रिसीव कर रहा हूँ। अब चाइल्ड से हम डेटा को भेजेंगे तो पेरेंट कैसे रिसीव करेगा, जैसे हम पेरेंट से चाइल्ड में डेटा को भेजे तो चाइल्ड रिसीव कैसे किया, थ्रू द इनपुट डेकोरेटर। उसी टाइप से पेरेंट कैसे रिसीव करेगा, तो पेरेंट रिसीव करेगा कि जैसे यहाँ पे मैंने पास किया था डेटा, वैसे ही यहाँ पे हमको रिसीव करने के लिए व्यू चेंज या कोई भी नेम XYZ अपने मन से कोई भी नेम दे दीजिए, इसी में मैं रिसीव करूँगा। ओके, तो जब ये क्या होगा कि जब रिसीव हो जाएगा डेटा व्यू चेंज में, तो हमारा एक मेथड कॉल होगा और उस मेथड से हम कलेक्ट कर लेंगे डेटा को, इवेंट को कलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चाइल्ड कंपोनेंट डॉट TS में आप इवेंट एमिटर यूज किए। इवेंट एमिटर यूज करके वैल्यू चेंज, हमेशा याद रखिएगा ये जो वैल्यू चेंज है, नेम हमेशा सेम होना चाहिए ये वाला वैल्यू चेंज से, ठीक है। जो आप पेरेंट में जिसके थ्रू आप रिसीव कर रहे हैं वो नेम चेंज सेम होना चाहिए यहाँ पर। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि डेटा हम यहाँ से सेंड कर रहे हैं। तो डेटा कैसे सेंड करेंगे, तो सिंपल है, दिस डॉट वैल्यू चेंज डॉट इमिट,
ठीक है। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इवेंट एमिटर सिंपल है, इवेंट एमिटर से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। ऑब्जेक्ट का जो नेम होना चाहिए दोस्तों वो सेम होना चाहिए जो मैं पेरेंट में एक्सेस कर रहा हूँ, और मैं उसको इमिट करूँगा। इमिट मेथड में जब मैं पास करूँगा तो डेटा फ्लो हो जाएगा फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट में। तो यहाँ पे मैं इमिट करके डेटा को पास कर दिया। क्या मैं पास किया, तो काउंटर 1, मतलब ईच टाइम जब भी हम क्लिक कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे चाइल्ड कंपोनेंट डॉट HTML में जब भी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो व्यू चेंज करके एक मेथड कॉल हो रहा है, और व्यू चेंज मेथड कुछ नहीं कर रहा है, वो केवल वैल्यू को इमिट कर रहा है। तो जब जब मैं वैल्यू को इमिट करूँगा तब तक नया वाला वैल्यू जो है पेरेंट में रिसीव हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं क्लिक करते जा रहा हूँ, पेरेंट का वैल्यू चेंज होते जा रहा है, क्योंकि यहाँ से मैं काउंटर को +1 कर रहा हूँ और हर टाइम नया नया वैल्यू चेंज मैं सेंड कर रहा हूँ। ओके, तो दिस डॉट वैल्यू चेंज डॉट इमिट, और यहाँ पे मैं पास कर दिया। अब यहाँ पे कलेक्ट करने के लिए सिंपल वैल्यू चेंज, और यहाँ पे एक मेथड कॉल की, यहाँ पे मेथड के थ्रू मैं रिसीव कर लिया। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कैसे। तो ऐप कंपोनेंट डॉट TS में मैं गया, और यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे डिस्प्ले काउंटर, और जिसमें काउंट, ओके, जिसमें काउंट मतलब जो भी पास होगा ना एज अ, यहाँ पे देखिए एज अ पैरामीटर मैं इसको कलेक्ट कर रहा हूँ और मैं न्यू वेरिएबल में सेट कर रहा हूँ। अब सिंपल सी बात है, मैं रिसीव तो कर लिया, अब उसको कैसे यूज करना है वो तो आपको मालूम होगा। रिसीव करके मैं किसी वेरिएबल में स्टोर कर दिया और फिर वहाँ पे डॉम में डिस्प्ले करा दिया, वेरी सिंपल। तो इनपुट में क्या हो रहा है, डेटा फ्लो कर सकते हैं पेरेंट टू चाइल्ड थ्रू इनपुट डेकोरेटर, पेरेंट टू चाइल्ड, बट आउटपुट और इवेंट एमिटर यूज करके क्या कर रहे हैं, चाइल्ड टू पेरेंट में डेटा सेंड कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, तो थ्रू इवेंट एमिटर। इवेंट एमिटर का ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे और आप उस ऑब्जेक्ट से इमिट मेथड को कॉल करेंगे, और इमिट में जो भी कुछ पास करेंगे वो रिसीव हो जाएगा आपके पेरेंट में। पेरेंट जो है उसको कैसे रिसीव करेगा, तो जो भी यहाँ पे डेटा पास हुआ है यहाँ पर जो रिसीव करना मान लीजिए कि व्यू चेंज के थ्रू रिसीव करना चाहते हैं आप, तो एक मेथड आप कॉल कीजिए, मेथड में पैरामीटर पास कर दीजिए और उस पैरामीटर से कलेक्ट कर लीजिए। अब उस कलेक्ट करके जैसे यूज करना चाहते हैं अपने एंगुलर एप्लीकेशन में, उसको बड़े आसानी से यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसको अच्छे से समझने के लिए मैं यहाँ पे आपको डायग्राम शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हैं कि ऐप आइटम डिटेल, इसमें मैंने आइटम पास कर दिया, ठीक है। अब ये हमारा टारगेट है, मैं पास कर दिया, तो इनपुट के थ्रू मैं इसी को एक्सेस करूँगा, इसी आइटम को। एंड देन यहाँ पे प्रॉपर्टी फ्रॉम द पेरेंट का प्रॉपर्टी आप यहाँ पे पास कर दिए, जो वेरिएबल है वेरिएबल में वैल्यू को इस टाइप से आप पास कर दिए। यहाँ पे इनपुट के लिए हो गया। अब आउटपुट के लिए भी सिमिलर है। आउटपुट के लिए दोस्तों यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हैं कि डिलीट रिक्वेस्ट करके ये हमारा टारगेट है। टारगेट क्या है, डिलीट रिक्वेस्ट। जैसे यहाँ पे आइटम हमारा टारगेट था, यहाँ पे हमारा डिलीट रिक्वेस्ट हमारा टारगेट है। इस टारगेट में इस मेथड के थ्रू, मेथड में कोई भी नेम दे सकता हूँ, क्रॉस ऑफ आइटम, कुछ भी मेरे ऊपर, ये टारगेट को भी मैं कुछ भी दे सकता हूँ, ये नेम भी कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से हम वैल्यू को गेट कर पा रहे हैं। ओके, तो ये हुआ हमारा इनपुट और आउटपुट। ये कैसे काम करता है, आउटपुट हमेशा इवेंट एमिटर के साथ ही आप यूज कर सकते हैं, ताकि आप इमिट कर सकें, डेटा को पास कर सकें। और डेटा को कलेक्ट करने के लिए आपको सिंपल है, क्रॉस एक मेथड कॉल करेंगे और एज अ पैरामीटर, एज अ आर्गुमेंट आप जो है उसको गेट कर लेंगे और उसको एक्सेस कर लेंगे अपने एंगुलर के एप्लीकेशन में। याद रखिएगा टारगेट हमेशा सेम होना चाहिए। डिलीट रिक्वेस्ट अगर लिखे हुए हैं तो आउटपुट @आउटपुट में डिलीट रिक्वेस्ट को ही एक्सेस करेंगे, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। जैसे इनपुट में अगर आइटम यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आइटम यूज करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पर डिलीट रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आउटपुट में डिलीट रिक्वेस्ट ही करना पड़ेगा। नाउ अगर कोई रिलेशन नहीं है, पेरेंट और चाइल्ड का कोई रिलेशन नहीं है, दो कंपोनेंट है या मल्टीपल कंपोनेंट है, तब मैं डेटा को कैसे फ्लो कराऊंगा, तो चलिए उसको डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि दो कंपोनेंट यूज किया गया है। सपोज दैट माई एक कंपोनेंट 1 और एक कंपोनेंट 2। ओके, दो कंपोनेंट यूज किया गया है, राइट। और मैं ऐप कंपोनेंट से कंपोनेंट 1 जो कंपोनेंट जो मैं दो कंपोनेंट क्रिएट किया हूँ, दोनों में डेटा को मैं फ्लो कराना चाहता हूँ, तो मैं कैसे कराऊंगा, तो उसको समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग एक सर्विसेज क्रिएट करेंगे, ठीक है।
सिंपल है, एक सर्विसेज क्रिएट करेंगे, सर्विसेज के माध्यम से हम लोग डेटा को फ्लो कराएंगे। देखिए सर्विसेज ना एंगुलर में बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है। अब जैसे स्टेट वगैरह को मैनेज करना एंगुलर में बहुत आसान हो जाता है, डेटा को फ्लो कराना है, अगर कोई रिलेशन नहीं है किसी भी तो यहाँ पे बड़े आसानी से आप मैनेज कर सकते हैं थ्रू सर्विसेज। तो ब्रॉडकास्ट करने के लिए बेसिकली यहाँ पे आपको RxJS लाइब्रेरी से इंपोर्ट करना पड़ेगा बिहेवियरल सब्जेक्ट। याद रखिएगा RxJS लाइब्रेरी से बिहेवियरल सब्जेक्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बिहेवियरल सब्जेक्ट्स के थ्रू ही आप डेटा को ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, किसी भी कंपोनेंट से डेटा को वैल्यू को चेंज कर सकते हैं और अपडेटेड वैल्यू जहाँ कहीं भी चाहते हैं जिस भी कंपोनेंट में उसको आप प्राप्त कर सकते हैं एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हैं बिहेवियरल सब्जेक्ट में उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और इनिशियल वैल्यू डिफाइन करेंगे। याद रखिएगा बिहेवियरल सब्जेक्ट में उसका पहले इंपोर्ट करेंगे RxJS लाइब्रेरी से, उस बाद आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट क्रिएट करते दौरान आपको इनिशियल बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू डालना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं सपोज जॉन यहाँ पे डाला हुआ हूँ, तो जॉन यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। देन तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू तो आप यहाँ पे असाइन कर दिए उसके ऑब्जेक्ट में। नाउ अब हम उसको एक्सेस कैसे करेंगे, तो एक्सेस करने के लिए आपको एज ऑब्जर्वेबल यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेथड यूज करना पड़ेगा। तो अब फिर से मैं फ्लो बता देता हूँ। सबसे पहले RxJS लाइब्रेरी से बिहेवियर सब्जेक्ट इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद जो है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट क्रिएट करते दौरान आप इनिशियल डेटा डाल देंगे। इनिशियल डेटा डालने के बाद उस डेटा को कैसे एक्सेस किया जाए उसके लिए आप उस ऑब्जेक्ट की मदद से एज ऑब्जर्वेबल अगर आप यूज करते हैं तो आप यूजर का डेटा आप प्राप्त कर पाएंगे। तो जैसे जॉन, इनिशियल डेटा क्या है जॉन, जो कि कास्ट यूजर जो वेरिएबल है उसको आप उसमें आप असाइन कर दिए। कैसे असाइन करिए, तो दिस डॉट यूजर एज ऑब्जर्वेबल करके असाइन कर दिए। ये तो एक्सेस कैसे करेंगे, और अब जो है चेंज कैसे करेंगे उस वैल्यू को, जो बाय डिफ़ॉल्ट जॉन है उसके वैल्यू को चेंज करने के लिए सिंपल है, जो ऑब्जेक्ट था उस ऑब्जेक्ट में नेक्स्ट मेथड कॉल करेंगे। जैसे डेटा को एक्सेस करने के लिए एज ऑब्जर्वेबल यूज किए, उसी टाइप से डेटा के वैल्यू को चेंज करने के लिए नेक्स्ट यूज करेंगे। कलेक्ट करने के लिए एज ऑब्जर्वेबल, चेंज करने के लिए नेक्स्ट यूज करेंगे, याद रखिएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट यूज किए और नेक्स्ट मेथड में आप जो है जो भी डेटा पास करेंगे, जो भी आर्गुमेंट पास करेंगे, बेस्ड ऑन डैट हमारा वैल्यू चेंज हो जाएगा। उसको अगेन गेट करने के लिए दिस यूजर दिस, उसके बाद सिंपल है ऑब्जेक्ट नेम डैट, उसके बाद एज ऑब्जर्वेबल मेथड, दैट्स इट। समझ गए। तो आप यहाँ पे प्राप्त कर लिए। कैसे यूजर का प्राप्त कैसे करेंगे, तो देखिए एक वेरिएबल में कास्ट यूजर में मैं स्टोर कर दिया और एक मेथड। ये मेथड इसलिए क्योंकि कोई बंदा अगर किसी दूसरे कंपोनेंट से वैल्यू को चेंज करना चाहता है तो सिंपल है सर्विसेज को इंजेक्ट करेगा और उस सर्विसेज के थ्रू जो है एक्सेस कर लेगा इस मेथड को, प्रॉपर्टी को एक्सेस कर लेगा और यहाँ पे मेथड को यूज कर लेगा, एक्सेस कर लेगा। मेथड को एक्सेस करके वो जो है वैल्यू को चेंज कर सकता है और इस प्रॉपर्टी को यूज करके वैल्यू को गेट कर सकता है। तो समझ गए। तो नाउ वन कंपोनेंट डॉट ts में जाएंगे, मतलब पहला कंपोनेंट में। तो पहला कंपोनेंट में दोस्तों यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हैं कि ng on init में क्या हो रहा है कि हम गेट कर रहे हैं डेटा को। तो पहले सर्विस को इंजेक्ट करेंगे। तो देखिए कंस्ट्रक्टर में सर्विस को यहाँ पे इंजेक्ट किए, यूजर सर्विस इंजेक्ट करने के बाद यहाँ पे ng on init में मैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए उसको सब्सक्राइब किया। तो देखिए ये हम जो इंजेक्ट किए थे सर्विस, उसके इंस्टेंस से कास्ट यूजर को एक्सेस कर रहे हैं। एज ऑब्जर्वेबल करके जो वेरिएबल में स्टोर किए थे कास्ट यूजर में, उसको एक्सेस कर रहे हैं। सब्सक्राइब करेंगे तभी डेटा हमको मिलने लगेगा लाइक अ स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब होता है कि लाइक डेटा विल कम लाइक अ चंक, ओके। सपोज 2 GB का डेटा है, सपोज एक वीडियो फाइल है, वो 2 GB उसका साइज है, तो आपको एज अ चंक 2 MB करके डेटा को आप प्राप्त करते रहेंगे और स्लोली डेटा आता रहेगा, ओके। अदरवाइज क्या होगा दोस्तों कि सारा डेटा जब ट्रांसफ़र हो जाएगा तब उसका आउटपुट देखने को मिलेगा, तो वो सही बात नहीं है। 2 GB डेटा ट्रांसफ़र टोटली हो जाएगा तब आपको आउटपुट मिलेगा, तो सही बात नहीं है। तो क्या करेंगे यहाँ पे सब्सक्राइब करेंगे।
तो बेसिकली प्रोमिसेस वगैरह यहाँ पे यूज नहीं करते हैं, यहाँ पे सब्सक्राइब ऑब्जर्वेबल यूज करते हैं, सब्सक्राइब यूज करते हैं। तो थ्रू सब्सक्राइब आप डेटा को वहाँ से गेट कर लिए एज अ चंक, कंटिन्यूसली डेटा आता रहेगा, ये इसका एडवांटेज है लाइक अ स्ट्रीम। तो कंटिन्यूसली डेटा को आप प्राप्त करते रहेंगे। अब तो सिंपल है, हमारे केस में तो छोटा सा डेटा है, हमारा काम चल जाएगा। बट अगर बिग एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं तो एपीआई कॉल करके डेटा को आप प्राप्त करेंगे तो उस समय ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो जो भी डेटा आ रहा है उसको आप कंटिन्यूसली एक्सेस कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे सब्सक्राइब करके उसको डेटा को प्राप्त करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए डेटा को हम प्राप्त कर लिए, तो यहाँ पे सिंपल है, एरो मेथड यूज किया गया है। एरो मेथड में पहला देखिए यहाँ पे पैरामीटर है यूज़र, ठीक है, पैरामीटर हम पास कर दिए यूज़र। अब यूज़र इसके अंदर चला गया, देखिए इसका इक्विवेलेंट कोड क्या होगा ना, मैं क्विकली मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इसका ऐसे समझ सकते हैं, फंक्शंस का नेम होता है एक्चुअल में, कॉल बैक अगर होगा तो कोई नेम नहीं हो, ओके। तो हम ऐसे लिखते हैं फंक्शन, तो फंक्शंस 1 एंड देन आपको यहाँ पे एक पास करना पड़ेगा पैरामीटर। तो पैरामीटर यहाँ पे पास कर दिए, देन आप ऐसे लिखेंगे और यहाँ पे पैरामीटर कलेक्ट करेंगे, ओके। तो सिंपल, क्योंकि यहाँ पे एक पैरामीटर है तो एक पैरामीटर के लिए हमको ब्रैकेट, जो हमारा स्मॉल ब्रैकेट है वो लिखने की ज़रूरत नहीं होता है। इस टाइप से आप डेटा को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे डेटा को प्राप्त कर लिए यूज़र को, और यूज़र जो डेटा प्राप्त हुआ है उसको आप जो है डिस्प्ले करा रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ ऐप component.ts में, ऐप वन component.ts, तो देख सकते हैं यहाँ पे ये हुआ हमारा वन component.html। HTML में यूज़र के वैल्यू को आप दिखा रहे हैं, और यहाँ पे एक इनपुट मेथड है। इनपुट मेथड में ng मॉडल डायरेक्टिव यूज किया गया है जो एंगुलर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ये क्या करेगा कि जो भी आप टाइप कर रहे हैं इनपुट में, एट द सेम टाइम वेरिएबल के वैल्यू को भी चेंज कर देगा। तो ये आपको यहाँ पे एक एडवांटेज देखने को मिल जाता है, ओके। तो वेरिएबल के वैल्यू को चेंज कर देगा, तो वही चेंज्ड वैल्यू जो है हर जगह फ्लो करेगा, तो दैट्स द इम्पॉर्टेंट, ओके। तो यहाँ पे वेरिएबल के वैल्यू को चेंज कर रहे हैं थ्रू ng मॉडल। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ये मेथड अगर नहीं होता तो आपको क्या करना पड़ता, आप यहाँ पे ऑन चेंज मेथड पे डेटा को कलेक्ट करना पड़ता और फिर वेरिएबल के वैल्यू में सेट करना पड़ता, जो कि बहुत ही टीडियस टास्क हो जाता है। इसीलिए ng मॉडल डायरेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है आपके लिए, ओके। तो दोस्तों सिंपल है, यहाँ पे वन component.ts में यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि डेटा को आप जो आपने सर्विसेज बनाया था उस सर्विसेज से डेटा को आप प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेटा को प्राप्त करके स्टोर कर रहे हैं यूज़र में। यूज़र का वैल्यू यहाँ पे आप डिस्प्ले करा रहे हैं जो कि जॉन है, इनिशियल वैल्यू, ओके। नाउ अब ये क्वेश्चन उठता है कि इस वैल्यू को चेंज कैसे करें। तो आप किसी भी कंपोनेंट से चेंज कर सकते हैं। ये तो हमारा देखिए फर्स्ट कंपोनेंट है। सेकेंड कंपोनेंट देखिए तो हम जाएंगे 2 में, ओके। तो ये हमारा 1 था, 1 कंपोनेंट, और हमारा ये 2 कंपोनेंट है। 2 कंपोनेंट में जाएंगे तो यहाँ पे भी सिमिलर चीज़ यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ng on init में हम यहाँ पे यूज़र हमने कलेक्ट किया, ठीक है, हमने कलेक्ट किया डेटा को। सिंपल है, यहाँ पे मैं सर्विसेज को इंपोर्ट किया, इट मीन्स इंजेक्ट किया। यहाँ पर इंजेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने यूज़र के डेटा को मैं चेंज किया, ओके, विथ अपडेटेड डेटा। चेंज करने के बाद सिंपल है, उसी को मैं यहाँ पे शो करा रहा हूँ, उसी को मैं यहाँ पे डिस्प्ले करा रहा हूँ। 2 देखिए यहाँ पे डिस्प्ले करा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि 1 से हम डेटा को मैं चेंज करूँ, तो जो लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं, जो लोग एक्सेस कर रहे हैं सेम डेटा को, वहाँ इसका रिफ्लेक्ट देखने को मिलेगा। तो डेटा को हम इस कंपोनेंट से, कंपोनेंट 1 से कंपोनेंट 2 में फ्लो करा सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे मैं टाइप करूँगा, देखिए मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ लाइक वर्ल्ड ज्ञान, ओके। वर्ल्ड ज्ञान यहाँ पे जैसे ही टाइप किया और यहाँ पे चेंज पे मैं क्लिक किया, तो क्या हो रहा है कि देखिए क्लिक इवेंट पे मैंने क्या लिखा था, तो मैं क्विकली चला जाता हूँ 1 पे, वन component.ts। यहाँ पे देखिए मैं एक मेथड कॉल किया था। इस मेथड में मैं क्या कर रहा हूँ कि दे सर्विसेज के थ्रू एडिट यूज़र मेथड को एक्सेस कर रहा हूँ। उस सर्विसेज में एडिट यूज़र, आपको याद है ना, एडिट यूज़र एक मेथड था जिसमें एज अ
आर्गूमेंट मैंने यहाँ पे पास कर दिया और यहाँ पे पैरामीटर यूज किया गया था। देखिए इस जगह पे पैरामीटर, और ये क्या कर रहा था कि थ्रू नेक्स्ट मेथड ये चेंज कर रहा था। ओके, ये जो हमारा बिहेवियरल सब्जेक्ट है, इनिशियल जो वैल्यू है उसके वैल्यू को चेंज कर रहा था। अब ये वैल्यू जब चेंज हो गया तो जो लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं, जो कंटिन्यूअसली डेटा को प्राप्त कर रहे हैं, वो लेटेस्ट डेटा हर जगह फ्लो हो गया। ओके, तो आप कहीं से भी किसी भी कंपोनेंट से डेटा को किसी दूसरे कंपोनेंट में, होल एप्लीकेशन में आप फ्लो करा सकते हैं। ओके, तो ये पावर है आपका बिहेवियरल सब्जेक्ट का। हालांकि बिहेवियरल RxJS लाइब्रेरी में कई सारे अदर ऑपरेटर भी आते हैं, तो उसको हम लोग धीरे धीरे करके समझेंगे। ओके, बट RxJS में सबसे इंपॉर्टेंट है बिहेवियरल सब्जेक्ट। बिहेवियरल सब्जेक्ट के थ्रू आप जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जिसमें आप इनिशियल वैल्यू को प्रोवाइड कराएंगे, एज ऑब्जर्वेबल करके उसको एक्सेस कर सकते हैं, और नेक्स्ट मेथड कॉल यूज करके आप उसके वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो याद रखिए, इनपुट के थ्रू पेरेंट से चाइल्ड में डेटा को फ्लो करा सकते हैं, आउटपुट और इवेंट एमिटर के थ्रू चाइल्ड से पेरेंट में डेटा को पास करा सकते हैं, और अगर कोई रिलेशन नहीं है तो बिहेवियरल सब्जेक्ट RxJS का लाइब्रेरी यूज करके, RxJS से बिहेवियरल सब्जेक्ट यूज करके आप जो है एज ऑब्जर्वेबल करके डेटा को एक्सेस करेंगे, वैल्यू को एक्सेस करेंगे, और नेक्स्ट मेथड यूज करके वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं। किसी भी कंपोनेंट से कर सकते हैं, क्योंकि उसको करने के लिए सिंपल है, इंजेक्ट करना पड़ेगा सर्विसेज को। दैट्स इट, सर्विसेज को इंजेक्ट कीजिए और इसके प्रॉपर्टी और इसके मेथड को यूज कीजिए, एक्सेस कीजिए, तो आप बड़े आसानी से इसको एक्सेस कर सकते हैं। राइट, वैल्यू को एक्सेस करने के लिए एज अ ब्रॉडकास्ट, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आप कंटिन्यूअसली डेटा को प्राप्त कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया। फिर भी अगर किसी भी प्रकार का डाउट है एंगुलर में इनपुट, आउटपुट और बिहेवियरल सब्जेक्ट के बारे में, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, जो होता है आउटपुट डेकोरेटर, व्यू चाइल्ड डेकोरेटर। व्यू चाइल्ड डेकोरेटर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल।